मैं डॉक्टर के मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है BA पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, महान एकांकीकार, महान रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग का व्याख्या भाग। उससे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी को नवीनता और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वाले डॉक्टर वर्मा का नाम बहुत ही सिरमौर है, बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही सर्वोच्च स्थान पर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। उनकी अधिकतर एकांकी रचनाएं सामाजिक विसंगतियों, जैसा कि पहले विदित हुआ, पहले कहा मैंने, रूढ़ी, आडंबर, कुरीतियां, धर्म के नाम पर छल कपट, धोखाधड़ी, तिलक, छापे, गैर वस्त्र वगैरह वगैरह, सामाजिक विसंगतियां, सामाजिक विकार और शाश्वत जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, मानव मूल्य, ये जीवित कैसे रहे और समाज को या समाज में इनको स्थापित कैसे करे, बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर वर्मा ने क्या कि इनको स्थापित किया अपनी एकांकियों में। और कहूं मैं कि एकांकी के जो तत्व है कि 7 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोकथन या संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अन्य तत्व। इसमें कथोकथन या संवाद के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा जिक्र करूं मैं कि कथोकथन या संवाद एकांकी का मूल आधार होता है। आप उपन्यास को देख लीजिए, आप कहानी को देख लीजिए, संवाद यदि नहीं होगा, कथोकथन नहीं होगा, तो वो रचना, वो विधा एक तरह से क्या कि मृत प्राय है। किसी भी रचना में क्या कि जान या प्राण फूंकती है तो वो तत्व क्या कि एक तरह संवाद या कथोकथन है, क्योंकि इसके माध्यम से कथा का धीरे धीरे विकास होता है कि दो पात्रों के बीच जब वार्ता होगी तो वो क्या कि कथा आगे बढ़ेगी और चरित्रों पर प्रकाश पड़ता है। इसलिए सभी समीक्षक संवाद को एकांकी का प्राण कहते हैं। कोई भी रचनाकार हो, कोई भी समीक्षक हो, कोई भी उसकी आलोचक हो, कोई भी रचनाकार हो, उसके प्राण कहते हैं। बिना संवाद या कथोकथन के रचना या एकांकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल वो एक तरह से मुरझा जाएगी, कुमला जाएगी। जैसे पुष्प होता है, पेड़ में लगा रहता है तो बिल्कुल खिलता है, जब वो क्या कि बिल्कुल उसकी अवधि परिपक्व हो जाती है तो गिर कर क्या कि वो सॉरी कुमला कर नीचे गिर जाता है। वही स्थिति एकांकी की है। उसमें कथोकथन या संवाद होगा, वो तत्व होगा तो बिल्कुल फूल की भांति खिलता नजर आएगा। अर्थात उसमें नया लुक, नया एक अच्छे विचारधारा उभर कर सामने आएगी, एक उसके प्राण उभर कर सामने आएंगे। परंतु कथोकथन या संवाद यदि उसमें है नहीं है तो वो एकांकी बिल्कुल मृत प्राय है। संवाद को ही एकांकी का सर्वस्व मानते हैं। यदि इस दृष्टि से उत्सर्ग एकांकी के कथोकथन को देखा जाए तो वे कथा सूत्र को विकसित करने वाले, चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करने वाले, पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाले, अंतर्द्वंद को उद्घाटित करने वाले, गतिशील, संक्षेप और जिज्ञासा भाव से पूरित है। कथोपकथन या संवाद के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बता रहा हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहां देखिए। डॉक्टर शेखर का कथन सुनिए आप। मैंने यंत्रों की सहायता से मरे हुए लोगों से बात की है। वे लोग मेरे पास आए हैं इसी घर में और इसी जगह पर। डॉक्टर शेखर का कथन। इस परिप्रेक्ष्य में मंजूल कहती है कि आपको डर नहीं लगता। फिर डॉक्टर शेखर कहता है मैं मंजूल तो नहीं जो डर जाऊं। अर्थात डॉक्टर शेखर मंजूल पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मैं मंजूल तो नहीं हूं, या यूं कह दीजिए मोटे मोटे तो कि मैं नारी पात्र तो नहीं जो क्या कि मैं डर जाऊं। आगे मंजूल कहती है कि लेकिन पिताजी मरे हुए लोगों से बात करने में कैसे लगता है? तो डॉक्टर शेखर कहता है अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई व्यक्ति मर गया और मरने के बाद क्या कि उसकी आत्मा से बात करे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक तरह से क्या कि ऐसा लगता है कि हाँ कि हमको परमात्मा मिल गया, हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है हमको।
अच्छा नहीं, जैसे तुमसे बात करने में लगता है। मंजुल कहती कि वाह, जब तो मेरे मरने और जीने में अंतर ही नहीं रह गया है। अर्थात मंजुल क्या कि ये सारी बातें डॉक्टर शेखर से सुनती है, तो वो ये कहते कि मैं मरूं या ना मरूं, उसमें कोई मुझे अंतर ही दिखाई नहीं पड़ेगा। जीवित हूं तो बात कर रही हूं, और मरने के बाद भी क्या कि आपसे बात कर रही हूं। तो कितना मतलब दोनों पात्रों के बीच कितनी अच्छी वार्तालाप है। वो क्या कि एकांकिका क्या कि एक तरह से क्या कि प्राण है, एक रीढ़ की हड्डी है। तो इस प्रकार उत्सर्ग एकांकी में संवाद स्वाभाविक हो, सरल हो, सरस हो, उनमें मनोवैज्ञानिकता हो, गतिशीलता हो, विलक्षण हो, अभिव्यंजना शक्ति हो और संक्षिप्तता हो। वे जहां दर्शकों के मन को आकृष्ट करने वाले होते हैं, वही उनमें पात्रों के अंतर जगत को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी है। अतः उत्सर्ग एकांकी कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से एक सफल एकांकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, मैं व्याख्या पढ़ता हूं, फिर उसके प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या और विशेष। लेकिन तुम्हें अपने कार्यों का पूरा पुरस्कार मिलना चाहिए। तुमने मेरे प्राण प्रेम को ठुकराया, तुमने मुझे वचन देकर भी मुझसे विवाह नहीं किया, मैं कुछ नहीं कह सकी। वन में आग लगने पर जमीन पर पड़ी हुई लता की तरह जलती रही, लेकिन तुमने एक कण जल भी नहीं दिया। तुमने मुझे सपने की तरह हंसकर टाल दिया और मैं नींद के अंधेरे में तड़पती रही। तुम डॉक्टर संसार के उपकारी होने पर भी एक का उपकार नहीं कर सके। अर्थात मंजुल कह रही है डॉक्टर शेखर से, उस पर कटाक्ष कर रही, उस पर व्यंग कर रही है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कि आप मेरा उपकार नहीं कर सके। मैं तड़पती रही, बहुत परेशान रही। अब उसके बारे में प्रसंग देखिए आप। प्रस्तुत अवतरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित उत्सर्ग नामक एकांकी से अवतरित है। डॉक्टर शेखर द्वारा निर्मित एपराट्स के माध्यम से अकस्मात उनकी प्रिय पुत्री को मृत छाया देव की आत्मा के द्वारा यह पता चल जाता है कि 4 मास बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। पुत्री के जीवन की रक्षा हेतु डॉक्टर शेखर उस यंत्र के द्वारा पुनः अपनी पुत्री, अपनी मृत प्रेषित छाया की आत्मा को बुलाकर उससे पूछते हैं कि तुमने मंजुल से 4 मास बाद उसकी मृत्यु के बारे में क्यों कहा। अपनी इस प्रतिहिंसा की भावना का कारण बतलाते हुए छाया डॉक्टर शेखर से कहती है। व्याख्या में, तुम्हें दंड देने के लिए डॉक्टर शेखर मैंने ऐसा कार्य किया है। तुमने मुझसे विवाह नहीं करके तथा शीघ्र ही मेरा परित्याग करके मुझे जो असहनीय पीड़ा दी थी, उसका पुरस्कार तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अपनी प्रिय पुत्री की मृत्यु को जानकर ही तुम्हें जो पीड़ा होगी, उससे तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास होगा। जिस प्रकार तुम अपनी पुत्री को अतिक प्रेम करते हो, उसी प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया, किंतु तुमने क्षण भर में ही मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। मेरे साथ विवाह करने का वचन देकर भी तुमने मुझसे विवाह नहीं किया था। इस असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। जिस प्रकार वन में आग लगने पर जमीन पर पड़ी असहाय लता जलती रहती है, और उसी प्रकार मेरे प्रेम पे जीवन में भीषण विरह रूपी अग्नि से मैं तड़पती रही, जलती रही, किंतु तुमने उस विराग्नि को शांत करने के लिए सांत्वना रूपी जल की एक बूंद भी मुझे प्रदान नहीं की। सपने के समान ही मुझे मानकर तुमने हंसते हुए मेरा परित्याग कर दिया। उस प्रेम में जीवन का क्षण भर भी अनुभव नहीं किया, किंतु निद्रा रूपी कष्टों के अंधकार में मैं तड़पती रही। डॉक्टर शेखर, तुमने अपने कार्यों से संसार का चाहे कितना ही उपकार किया हो, किंतु मुझ पर एक भी उपकार नहीं किया हो। मुझे तो केवल असीम पीड़ा ही प्रदान की है। अर्थात छाया डॉक्टर शेखर पर कटाक्ष करती हुई कहती कि आपने दुनिया के लिए, संसार के लिए, जनता लोकहित के लिए काम किए हैं, परंतु मैं तो हमेशा क्या कि एक तरह से पीड़ित, हमेशा क्या कि विरह की अग्नि में जलती रही। मैं तो क्या कि उस अवस्था में क्या कि जीवन यापन किया, आपसे वचन ले लिया, और वचन देने के बावजूद आपने उस वचन को पूरा नहीं किया। अर्थात यूँ कह लीजिए कि आपने किसी से किसी कार्य के लिए क्या कि यस कर दिया, हाँ कर दिया, और वो व्यक्ति इंतजार करता था,
और इंतजार के बाद क्या क्या आपने उस कार्य को पूरा नहीं किया, तो उस सामने वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से यस किया, हाँ किया, उसको कितनी पीड़ा होगी। तो वही बात क्या कि डॉक्टर शेखर और एक तरह से मंजुल और छाया, जो तीन महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनके बीच वार्ता का इसमें चित्रण किया गया है। विशेष में यह छाया देवी की हृदय विदारक पीड़ा व्यक्त हुई है। डॉक्टर शेखर ने उसके साथ प्रेम करके विवाह का वचन देकर भी उसका परित्याग कर दिया था। इससे वह सहन नहीं कर सकी और विराग्नि में तड़पते हुए अपने प्राण दे देती है। छाया बड़ी परेशान रहती है जीवन में, हर पल हर क्षण क्या कि इंतजार करती है, हर क्षण हर पल उसका इंतजार करती, परंतु उसके बाद क्या कि डॉक्टर शेखर ने क्या कि उसको और ध्यान नहीं दिया, तो कितनी पीड़ा हुई, एक तरह से प्राण त्याग दी। उपकार आपने भले किए परंतु मेरे लिए कुछ नहीं किया। यहां छायादेव की प्रति हिंसा व्यक्त हुई है। उसे जीवन में इतनी पीड़ा प्राप्त हुई है कि मरने के बाद भी उससे अपना उपकार का बदला लेना चाहती है। अवतरण की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। और प्रिय विद्यार्थी, उसमें एक बात और कहूं कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी मुसीबत, कितनी भी अड़चन, कितनी भी कठिनाई आए, पर जहां परोपकार की भावना, परमार्थ की भावना, जनहित लोकहित की भावना या दूसरे का सहयोग करने की बात आती है, तो आप 2 कदम पीछे न जाकर 2 कदम आगे बढ़ना। और जनहित लोकहित, दूसरे के दुख को दूर करना बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही अच्छाई का काम है, बहुत ही भलाई का काम है, और असीम आनंद की प्राप्ति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और वो आनंद उसी प्रकार मिलता है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है और माता पिता बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में, बिल्कुल गदगद अवस्था में अपने पुत्र पर, अपने बच्चे पर क्या प्रसन्न हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन का ज्ञान उस बच्चे पर, उस परिवार पर उड़ेल देते हैं, और वो परिवार बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है, पूरा वातावरण क्या कि सकारात्मक हो जाता है। तो वही बात है, जीवन में अपने अच्छे और बुरे, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे किए, सारा लेखा जोखा जीवन में क्या कि यहाँ भुगतना पड़ता है। उसी का चित्रण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस एकांकी उत्सर्ग में किया है। तो थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों, इसी आशा उम्मीद के साथ फिर कल मिलेंगे आपसे।